हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 5 में हमने कैटालिसिस के टॉपिक को किया। बेसिकली उसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया था। तो हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर पहले 10 से 15 मिनट के अंदर इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स यहाँ पर इसका रिवीजन करेंगे और फिर आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करवा के इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टाइप्स ऑफ कैटालिसिस पढ़ा था, बट उससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि भाई कैटालिसिस होता क्या है, व्हाट इज कैटालिसिस, ये हमने पढ़ा था। तो बच्चों अगर हम लोग उसके मुताबिक जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई कैटालिसिस जो होता है बेसिकली वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ करते हो, बराबर क्या, यानी कि जो रिएक्शंस में हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ करते हो उन रिएक्शंस को हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं। बट बेसिकली हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई कैटालिस्ट क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। चलिए तो उसको समझने के लिए हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक आप लोग अभी ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, ठीक है, कोरोना टाइम में अभी आपको स्कूल में आना नहीं है और आपको क्या किया जाता है, आपको वीडियो लेक्चर सेंड किए जाते हैं और जिससे आप पढ़ते हो। अब बेसिकली ये टाइम पर आपको ऐसा भी विचार आना चाहिए था कि भाई एक बार बुक अपने आप से पढ़े और मान लो किसी ने कोई चैप्टर को खुद से पढ़ा, पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो क्या आपको वो सारी चीज़ें, क्या सारे टॉपिक समझ में आएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कुछ टॉपिक समझ में आए होंगे, बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में आए ही नहीं होंगे। करेक्ट? तो ऐसे टॉपिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो बेसिकली हम लोग 90% सिलेबस में सिर्फ आप अगर अपने आप पढ़ने जाते हो तो आप 10% सिलेबस को समझ पाओ, लेकिन बाकी का जो 90% सिलेबस है या 80% सिलेबस है उसके लिए आपको किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो उस सब्जेक्ट का मास्टर हो, उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। लाइक हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो हमें क्या होता है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर देखते हो। अब होता ये है कि कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी थियरी या चैप्टर को समझना होता है या कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन को समझना होता है तो वो कोई ना कोई टीचर से सीखता है। वो क्या करता है, कोई ना कोई टीचर से सीखता है बच्चों, करेक्ट, और वो सीख के फिर उसको समझ में आ जाता है कि भाई बेसिकली उस टॉपिक में या उस चैप्टर में है, सही कि नहीं। यानी कि वो जो स्टूडेंट होता है वो वहां से समझने की कोशिश करता है और एक ही बार में उसको समझ में भी आ जाता है, he gets understand about that topic। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधे सीधा फायदा किसका हुआ, तो वो आपका हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना ही टीचर को एग्जाम देनी है, ना ही टीचर के नाम पे रिजल्ट आएगा, ना ही उसको डिग्री मिलेगी, बस ये है कि उसने आपको पढ़ाया। यानी कि टीचर यहाँ पर एक कैटालिस्ट के तौर पे काम किया। टीचर ने क्या काम किया, उसने एक कैटालिस्ट का काम किया, ठीक है क्या। सेम वे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखा होगा, आपने धूम मूवी देखा होगा, उसमें स्पोर्ट्स बाइक एंड कार्स रहते हैं। अब वो स्पोर्ट्स बाइक के अंदर 2 सिलेंडर्स लगाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर बोलते हैं बच्चों। वो जो नाइट्रोजन सिलेंडर होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना समझना, कि हम जैसे ही वो नाइट्रोजन सिलेंडर को शुरू करते हैं तो उस बाइक की या उस कार की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। अब बेसिकली वो नाइट्रोजन सिलेंडर बाइक को या कार को चालू करने में हेल्प नहीं करता। चालू तो बाइक को, कार को अपने आप ही होना पड़ेगा, यानी कि हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन उसको स्पीड करवाने में क्या करता है, तो वो नाइट्रोजन सिलेंडर काम करता है, हेल्प करता है, वो स्पीड बढ़ाता है और उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। इसी तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे कैटालिस्ट हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं या हमारे काम आते हैं। लाइक हमारे स्टमक के अंदर भी डाइजेशन प्रोसेस को फटाफट करवाने के लिए क्या होता है, तो कोई ना कोई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं
जो काम करता है एज अ कैटालिस्ट। एंजाइम्स होते हैं जो काम करता है एज अ कैटालिस्ट। और भी एग्जाम हम ले सकते हैं कैटालिस्ट का, वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इट। सही है नहीं? चलो देखते हैं आगे। अब तो हम लोग और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते तो है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि मान लो कि भाई वो जो खीरा बनाते हैं इडली का, डोसा का, हांडवा का, खमन का, तो उसको 4 से 6 घंटे रखना पड़ता है ताकि वो फर्मेंट। तो वहां पर भी क्या होता है, वो उसका फर्मेंटेशन फास्ट करने के लिए हम लोग उसमें कोई खट्टी चीज मिलाते हैं, बराबर कि नहीं? जो वहां पर कैटालिस्ट का काम करता है वो फर्मेंटेशन को थोड़ा सा फास्ट करवा देता है। वो क्या करता है, फर्मेंटेशन को थोड़ा सा फास्ट करवा देता है। इट मेक्स द फर्मेंटेशन फास्ट एंड क्विक। क्या करता है वो, फर्मेंटेशन को फास्ट एंड क्विक करवाता है। इट मेक्स इट फास्ट। इसी तरह से हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हम कैटालिस्ट को लेते हैं। पर बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारे पास टोटल रिएक्शंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड स्लो रिएक्शन। जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है बच्चों को इतना ज्यादा फास्ट होता है कि विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। विद इन द टाइम ऑफ माइक्रो सेकेंड्स वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो वेरी स्लो रिएक्शन है, जो रिएक्शन वेरी स्लो है, उसको काफी टाइम लगता है, यानी कि सालों साल तक लग सकता है। लाइक रस्टिंग ले सकते हो आप, या फिर आप ले सकते हो लाइक कोल का फॉर्मेशन है, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें सालों साल लग जाते हैं, इयर्स एंड इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन में कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो रिएक्शन जो फास्ट हो रही है विद इन माइक्रो सेकेंड्स, उसकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। बट जो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, उसकी स्पीड को बढ़ाना का भी मतलब नहीं है, मतलब कि जो वेरी स्लो है। लेकिन जो रिएक्शन स्लो रिएक्शंस में आता है, जो भी रिएक्शंस स्लो रिएक्शन में आते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंदर कैटालिस्ट को ऐड करते हैं। वी आर एडिंग कैटालिस्ट ताकि वो रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब यहाँ पर ये तो बात थी कैटालिसिस की, पर इसके अलावा इसके 2 टाइप्स रहते हैं। कैटालिसिस जो रहता है उसका 2 टाइप्स रहता है बच्चों। एक रहता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा रहता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो बच्चों जो होमोजीनियस कैटालिसिस की बात है उसमें ऐसा रहता है कि होमोजीनियस कैटालिसिस में ऐसा रहता है कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों अलग अलग फेज में है तो उसको हम लोग हेटेरोजीनियस, पूरी रिएक्शन को हेटेरोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, और वो कैटालिस्ट को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। समझे? अगर सेम फेज हुआ तो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब ही होता है सेम, और अगर फेज डिफरेंट हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजीनियस। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड टू बी एज अ हेटेरोजीनियस। क्लैरिटी आई आपको? क्लियर है? हेटेरो एंड होमो में क्लैरिटी हो गई? यस। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस में डिफरेंसेस क्या है, हमने इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो कंप्लीट किए। आपको याद होगा कि हमने इनके टाइप्स तो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस के टाइप्स हमने कंप्लीट किए थे, लेकिन अब उसकी हमें डिफरेंस का रिवीजन करना है। अब आगे जाते हैं हम लोग। अब इनके टाइप्स, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग करते हैं। We will do the difference of between them. अब होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के डिफरेंस की बात है तो पहला डिफरेंस मैंने लिखवाया था, उसको ओपन करके रखो बच्चों, ठीक है। मैंने जो नोट से लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में वो था कि भाई होमोजेनियस कैटालिसिस जो होता है वो सिंगल फेज में होता है, एंड हेटेरोजेनियस जो होता है वो अलग अलग फेज में होता है। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। जो हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, बेसिकली वहां
आपको 6 डिफरेंसेस लिखवाए थे। आई मेड यू राइट 6 डिफरेंसेस। तो जो सेकेंड डिफरेंस था वो ये है कि रिएक्शन अकर्स इन द लिक्विड फेज और गैसियस फेज। रिएक्शन जो है वो लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में होता है, लेकिन होमोजेनियस की बात, हेटेरोजेनियस में वो रिएक्शन जो हो रहा है वो कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर होता है। अब याद करिए कि कैटालिस्ट हमारे पास है तो उसके ऊपर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब होके रिएक्ट होके जाते हैं, यानी कि हेटेरोजेनियस में कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर रिएक्शन होता है, यानी कि वो लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में नहीं होता, कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्शन होता है। बराबर, ये सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट। जो रिएक्शन का रेट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं होता, यानी कि अगर आपके पास गैस का सरफेस एरिया बढ़ गया, वो तो होता ही नहीं वैसे भी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हेटेरोजेनियस में कैटालिस्ट सॉलिड है, तो अगर सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? दैट विल बिकम मोर एंड मोर फास्टर एंड फास्टर। सही है कि नहीं? नेक्स्ट है कैटालिस्ट जो होता है होमोजेनियस में वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, वो रिएक्टेंट मिक्सचर में डिसॉल्व होता है, लेकिन हमारे पास जो कैटालिस्ट होता है हेटेरोजेनियस में वो ऑलरेडी सॉलिड फेज में होता है, वो ऑलरेडी सॉलिड फेज में होता है, तो वो डिसॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स या एटम आते हैं, रिएक्ट होते हैं एंड प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। नंबर 5 है कैटालिस्ट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। आई मीन अब जो होमोजेनियस हो गया है, जो डिसॉल्व हो गया है, हमने आगे ही बताया कि भाई होमोजेनियस में जो कैटालिस्ट रहता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है कि नहीं, सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे उतनी इजीली, लेकिन हेटेरोजेनियस में हम लोग कैटालिस्ट को अलग कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो तो अलग कर ही देते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ऑलरेडी अलग कर ही देता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि ऑब्वियस है कि भाई होमोजेनियस है, यानी कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो उनमें रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन हेटेरोजेनियस में क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग है, उनमें रिएक्शन स्लो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इफ आई विल टेल यू विद एग्जाम्पल कि हमारे पास मान लो हम फॉरेन गए, हम यूएस गए या कनाडा गए या ऑस्ट्रेलिया गए, और हम जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां पर हमें कोई अपना इंडियन व्यक्ति मिला, तब तक खुश हो जाते हैं, आराम से उससे घुलते मिलते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी बहुत सारे वहां पर अंग्रेज बेचारे भुरिये खड़े हो तो उससे अपने थोड़ी इजीली बात करेंगे, उतना फ्रेंडली हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे बच्चों, वी विल नॉट एबल टू टॉक विद देम फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे कोई प्रकार का प्रॉपर समानता नहीं है, दैट इज ऑल। समझ में आ रहा है? वी आर नॉट सेम एज देम एंड दैट इज व्हाई थोड़ा बोलने रिलेटिव लगता है। ये बात है हेटेरोजेनियस, तो हेटेरोजेनियस में रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो रहता है, एंड होमोजेनियस में रिएक्शन का जो रेट होता है वो हाई रहता है। सॉरी, होमोजेनियस में रिएक्शन का जो रेट है वो हाई रहता है, एंड हेटेरोजेनियस में रिएक्शन का रेट जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैटालिसिस का जो रिवीजन था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। अब बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है उसमें बेसिकली टेक्स्ट बुक में दिया है कि फीचर्स ऑफ कैटालिसिस। तो हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा टाइटल बदला है, वहाँ पर हमें 2 टॉपिक्स दिए छोटे छोटे टेक्स्ट बुक के अंदर, एक दिया है एक्टिविटी एंड दूसरा दिया है सिलेक्टिविटी। 2 टॉपिक्स दिए, एक दिया है एक्टिविटी एंड दूसरा दिया है सिलेक्टिविटी, पर हम लोग यहाँ पर 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे यही वीडियो लेक्चर के अंदर। वी आर गोइंग टू स्टडी 5 पॉइंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अब बेसिकली उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, दैट इज, अब कैटालिस्ट जो रहता है बच्चों वो क्या होता है, रीजनरेट। कैटालिस्ट इज रीजनरेट। ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं समझाऊंगा। कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड, ठीक है। अब ये कैसे क्या होता है वो हम लोग रिएक्शन के समझेंगे। लाइक मान लो रिएक्टेंट जो होता है वो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स देता है जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया जो इंटरमीडिएट, यानी कि जो रिएक्टेंट के बाद एंड प्रोडक्ट से पहले होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर तो कैटालिस्ट रिएक्ट हो गया क्योंकि बाद में हमें मिला नहीं, और फिर यही कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या देता है, जरा ध्यान से देखना, यही कॉम्प्लेक्स आगे जाकर फिर प्रोडक्ट देता है, एंड इस रिएक्शन के एंड में हमें कैटालिस्ट वापस मिलता है, यानी कि वो रीजनरेट होता है। मतलब कहीं कभी कभी कभार कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसा नोटिस किया गया है कि रिएक्टेंट के साथ कैटालिस्ट रिएक्ट हो जाता है, लेकिन वो रिएक्ट तो हो जाता है पर आखिर में वापस भी मिलता है, यानी कि वो रीजनरेट होता है, हमें मिल जाएगा। यानी कि हमने तो ये पढ़ा कि भी कैटालिस्ट वो होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर तो वो कंज्यूम हो गया, भले हो गए कोई बात नहीं, बट वो वापस में मिल जाएगा। यानी कि कहीं कहीं पर जब कैटालिस्ट जब रिएक्ट ही नहीं हो पाता तो कैटालिस्ट क्या बोलता है, चल भाई मैं ही रिएक्ट हो जाता हूँ तेरे साथ ताकि तेरा प्रोडक्ट बन जाए, और फिर वो लास्ट में वापस आ जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रिएक्शन लिया है कि SO2 लिया गैसियस फॉर्म में और उसको रिएक्ट करवाया है विद O2 गैसियस फॉर्म, और यहाँ पर हमने कैटालिस्ट लिया है दैट इज NO2, तो यहाँ पर मिलता है 2SO3 गैसियस फॉर्म। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा। अब बेसिकली ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, दिस रिएक्शन इज नॉट डायरेक्ट, देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन, इनमें कुछ स्टेप्स, चलिए करते हैं। इसका स्टेप नंबर 1 लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1 लेते हैं। ओके, तो पहला स्टेप है दैट इज 2SO2 गैस प्लस 2NO2 गैस, क्या मिलता है हमें, 2SO3 प्लस 2NO मिलता है गैस, ये दोनों गैसेस, ठीक है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारे पास ये जो NO2 था जो कैटालिस्ट का काम कर रहा था वो तो रिएक्ट हो गया, तो और कुछ बन गया, पर ये जो NO है बच्चों, ये NO और आगे O2 के साथ रिएक्ट करके हमें 2NO2 गैस देता है, यानी कि ये रिएक्शन में हमें फाइनली NO2 रीजनरेट हो गया, यानी कि हमारा जो कैटालिस्ट है वो क्या हो गया, तो वो रीजनरेट हो गया है, और ये हमारे लिए था स्टेप नंबर 2। ये क्या था, दिस वाज स्टेप नंबर 2। ओके, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब इसमें नेट रिएक्शन चेक करेंगे ना, तो हमें जो ये रिएक्शन है वो मिलेगा, लाइक यहाँ पर NO2 कट हो गया, 2NO कट हो गया, ठीक है। फाइनली हमें क्या मिला, 2SO2 गैसियस फॉर्म प्लस O2 गैसियस फॉर्म गिव्स 2SO3 गैसियस फॉर्म, तो ये तो मिला। यानी कि ऐसे भी कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें भले कैटालिस्ट रिएक्ट हो गए बट वो आखिर में हमको वापस मिलते हैं,
यानी कि वो रीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो रीजनरेट होते हैं, वापस करते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो रीजनरेट होते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो? कैटालिस्ट को रिएक्ट हुआ बट वो लास्ट में रीजनरेट। ये पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिएक्ट हो सकता है, इट कैन बी रिएक्टेड। हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, मान लो कि भाई हमारे पास A गिव्स B है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है ये? एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ये A से B जा रहा है यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये R से B आ रहा है यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड है एंड बैकवर्ड है, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है? तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब एक बात याद रखना बच्चों कि रिवर्सिबल रिएक्शन में देखो कैटालिस्ट कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। वो तो फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ाएगा और रिवर्स का भी बढ़ाएगा, यानी कि वो दोनों का रेट इंक्रीज करता है। कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ बोथ। कैटालिस्ट इंक्रीज rate of both forward and backward reaction। वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट है, लेकिन याद रखना वो कभी भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता। इट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, जरा ध्यान से देखो। लाइक मान लो कि यहाँ पर ये योर होम है, आपका घर, और यहाँ पर आपके अंकल का घर, और यहाँ पर हमारी स्कूल है, ठीक है। अब आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 10 मिनट का है, वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है। और आपके अंकल के घर से भी वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पापा ने बोला कि भाई चल मैं तुझे एक्टिवा दिला देता हूँ, बराबर, और अब तो स्कूल में चल के मत जाना, तो एक्टिवा लेकर जाओ, तो आपका जो टाइम है वो 2 मिनट हो गया। अब वहां पर जो स्कूटर आपको मिला, तो क्या वो स्कूटर ने स्कूल की पोजीशन को घटाया, कम किया, या दूर ले गए, नजीक लाया? तो वहां पर वो स्कूटर ने स्कूल की पोजीशन को नहीं बदला। स्कूल तो जहां था वो वही है, लेकिन पोजीशन किसकी बदली? पोजीशन कहाँ बदली? तो पोजीशन तो किसी की नहीं बदली, सिर्फ स्पीड बढ़ाया। स्कूटर ने आपका टाइम जो पहुंचने का था स्कूल का वो कम कर दिया और आपकी स्पीड बढ़ाई, और उसने स्कूल की पोजीशन को नहीं बदला। यानी कि सेम में कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, बट हेल्प्स टू रीच इक्विलिब्रियम क्विकली। क्या करता है? बट हेल्प्स टू रीच इक्विलिब्रियम क्विकली। वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है कि भाई जल्दी जल्दी आप इक्विलिब्रियम तक पहुंचो, ठीक है। क्या होगा? जल्दी जल्दी तक आप इक्विलिब्रियम को पहुंच जाओ। ये उसकी स्पीड बढ़ाता है। क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है? सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, ओके। कैटालिस्ट क्या करता है? सिर्फ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कर रहा है वो? तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, ओके। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम अपने जल्दी जल्दी पहुंचे उसके लिए कंडीशन क्रिएट कर। अब इसका यहां पर सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन चलो थर्ड पॉइंट करते हैं।
अब थर्ड पॉइंट जो मैं कर रहा हूं वो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है एज एक्टिविटी वाला पॉइंट कि भाई वो एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी। एंड एक्सट्रीमली नंबर 3 पॉइंट, एंड एक्सट्रीमली small amount of catalyst causes an extremely small amount of catalyst causes considerable increase in the rate of reaction क्या करता है वो causes considerable increase in the rate of reaction। जैसे कि वहां पर मैं इसका एग्जांपल भी ले लेता हूँ ये थर्ड पार्ट का कि पहले एक पॉइंट लिख लो कि 1 molecule of enzyme catalyzed under certain condition decompose 5 million of, देखो वहां पर एग्जांपल भी दिया है 1 molecule of enzyme catalyze 5 billion of molecules, 1 molecule of enzyme catalyze 5 molecule of, तो 1 molecule of enzyme क्या करता है वो 5 million molecule of reactant को, पर वो कौन सा रिएक्टेंट लिया हमने, मान लो कि H2O2 को लिया है, रिएक्ट इन 1 मिनट। सोचो आपके सिर्फ एंजाइम का एक मॉलिक्यूल 50 लाख रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सिर्फ 1 मिनट में रिएक्ट करवाता है, सिर्फ सिंगल मिनट। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का जो होता है वो यानी कि कैटालिस्ट का वो 50 लाख मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को 1 मिनट में रिएक्ट करवाता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी कितनी ज्यादा फास्ट है, वेरी फास्ट। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने मान लो 2H2O2 लिया है और हमने प्लेटिनम को डाला, और प्लेटिनम को हमने कैटालिस्ट के तौर पे लिया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 2H2O प्लस O2 मिला। क्या मिला? 2H2O प्लस O2 मिला। अब यहाँ पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था प्लेटिनम का वो 10⁻⁸ मोल पर ml था। क्या था? दैट वाज 10⁻⁸ मोल पर ml, यानी कि इतना कम अमाउंट ऑफ हमने कैटालिस्ट लिया फिर भी हमारी जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई, इट गॉट कंप्लीटेड। अब सोचिए कि कितना कम कैटालिस्ट लिया, 10⁻⁸ यानी कि 0 पॉइंट के बाद 7 0 एंड 1, इतना कम अमाउंट लिया कैटालिस्ट का और फिर भी वो कितने सारे मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाता है। यानी कि कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिविटी हाई करता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो एक्टिविटी को हाई कर देता है, ये उसके खुद का बेसिक फीचर है जो उसके क्या करता है, तो उसके एक्टिविटी को हाई करवा देता है, इट मेक्स इट्स एक्टिविटी हाई। ओके, क्लियर है? यस, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट कंप्लीट करवाए। अब देखो टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट दिए, पर मैं आपको 5 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद के 2 पॉइंट हम करते हैं, बट उससे पहले आप इसकी नोट्स बना दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर इसको एक बार रीड कर लो। मैं 2 मिनट तक और वीडियो को चलाऊंगा। ओके, रीड कर लो बच्चों, और इसको लिखना है तो लिख लो, या उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर हम लोग आगे जाते हैं, जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं
उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दो पॉइंट्स जो है पॉइंट नंबर 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 4 एंड 5 में जाएंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए हैं। बेसिकली टेक्स्ट बुक में तो 2 ही पॉइंट है जो मैंने बताया अभी आगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट 2 पॉइंट्स। जो आखिरी के 2 पॉइंट्स बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स में जाते हैं। तो अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, इट ओनली एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपके पास वो धूप वाला बाइक या कार है तो वो आपको चालू करने में हेल्प नहीं करेगा नाइट्रोजन सिलेंडर, वो सिर्फ उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, अ कैटलिस्ट does not initiate the reaction, it just increases the rate of reaction। वो सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। H2NO2 remains unchanged years at 25 degree। अगर मान लो कि भाई हमने H2 को एंड O2 को लिया है और उसको हमने कुछ रिएक्शन ही नहीं करवाया फॉर इयर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन गैस है एंड हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, अब हमने उसको ऐसे रखा और 25 डिग्री पे रखा तो वो रिएक्ट ही नहीं होगा, इट विल नॉट रिएक्ट। तो उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेटिनम को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही प्लेटिनम को उसके अंदर डालेंगे तो रिएक्शन एक्सप्लोड होगा। ठीक है, यानी कि एकदम से स्पीड में आगे बढ़ेगा, जो सालों साल में नहीं हो रहा था वो विद इन मिनट्स हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इट विल कंप्लीट विद इन मिनट्स। तो ये पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 2 दिया है, दैट इज सिलेक्टिविटी दिया है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट नंबर 2 जो दिया है और मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो दिया है दैट इज सिलेक्टिविटी। क्या दिया है, सिलेक्टिविटी। अब बेसिकली सिलेक्टिविटी यानी कि हर ताले की जैसे अलग चाबी रहती है उसी तरह से जैसे हर बीमारी की अलग दवाई रहती है, एक ही बीमारी की दवाई को दूसरे बीमारी में आप यूज में नहीं ले सकते। लाइक मान लो किसी को एलर्जी है तो उसको बुखार के लिए दवाई नहीं दे सकते वही वाली। मान लो किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज वाले को ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं दे सकते। जैसे हर ताले की अलग चाबी रहती है, हर बीमारी की अलग मेडिसिन रहती है, सेम वे हर रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट भी अलग अलग रहता है। कैटालिस्ट इज आल्सो डिफरेंट। ओके, लेते हैं लाइक हमारे पास यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, उसको 3H2 के साथ रिएक्ट करवाया गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पर कैटालिस्ट क्या लिया है, मान लो कि निकल लिया है तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, आई मीन प्रोडक्ट that will be methane plus H2O, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा अगर निकल लिया। अब इसकी जगह पर मान लो कि भाई हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और उसको H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो है रिएक्टेंट वही है बट कैटालिस्ट बदल दिया। निकल की जगह पर हमने कॉपर ZNO या फिर लिया है दैट इज CrO3, तो क्या मिलेगा हमें, CH3 OH गैसियस फॉर्म में मिला। क्या मिलेगा, CH3 OH गैसियस फॉर्म में। एंड तीसरी जो रिएक्शन है क्या होगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया है एंड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया, क्या आएगा यहाँ पर, तो कॉपर आएगा एंड HCHO यानी कि मिथेनॉल बनेगा। HCHO यानी कि मिथेनॉल बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में तो हमने कैटालिस्ट को बदला तो प्रोडक्ट भी बदल रहा है। आप
सोचिए इतनी छोटी सी चीज बदलने का, सिर्फ कैटालिस्ट को बदला और प्रोडक्ट यहाँ पर बदल गया। यानी कि कैटालिस्ट जो रहते हैं वो हाईली सिलेक्टिव रहते हैं, हाईली सिलेक्टिव रहते हैं और वो कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करवाएगा। वो स्पेसिफिक रहता है, कोई रिएक्शन को कुछ रिएक्शन को ही कंप्लीट करवाएगा, कुछ में वो अनरिएक्टिव रहेगा, कहीं पर वो फेल जाएगा और कहीं पर वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब भी कैटालिस्ट का सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान देना होता है कि हमें प्रॉपर प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ कैटालिसिस वो कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। और मैंने आपको ये आगे के टॉपिक का, कैटालिसिस के टॉपिक का रिवीजन भी करवा दिया। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। मैं 1 और मिनट तक ये लेक्चर चलाऊंगा ताकि ये जो चौथा एंड पांचवा पॉइंट्स जो मैंने बोला आपको वो आप लिख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट लिया है उसमें मैंने एक पॉइंट वर्बली बता दिया आपको, ठीक है, वो लिखा नहीं है। वो वर्बली मैंने क्या बताया आपको कि हाँ, कि अगर मान लो कि हम लोग ने ये जो H2O2 वाले रिएक्शन है उसके अंदर हम लोग ने प्लेटिनम को डाल दिया थोड़े से अमाउंट में, तो रिएक्शन एकदम एक्सप्लोड करेगा, यानी कि एकदम से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, एकदम से इसका रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 5 में क्या है, तो कैटालिस्ट अगर मतलब कि आपने प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कैटालिस्ट हर जगह पर काम आए, हर ताले की जैसे अलग चाबी रहती है, हर बीमारी की अलग दवाई रहती है, उसी तरह से हर रिएक्शन के लिए भी हमारे पास अलग अलग वी आर हैविंग डिफरेंट कैटालिस्ट। Is it okay? It means that catalysts are highly selective in nature. तो यहाँ पर ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं शुरू करवाऊंगा आपके लिए दैट इज एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। मैं अभी 10-20 सेकंड के लिए वीडियो चला रहा हूं ताकि किसी का बाकी हो तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, अच्छी तरह से मेहनत